सोचो तुम और तुम्हारा दोस्त 2000 फुट ऊंचाई वाले टावर पर फंसे हो और वहाँ कोई मदद नहीं। क्या तुम दोनों सच में बच पाओगे? कहानी की शुरुआत अमेरिका के पहाड़ी इलाकों से होती है, जहाँ कुछ दोस्त मिलकर माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। वहीं हम डैन नाम के एक लड़के को देखते हैं। वह अपनी पत्नी बेकी से कहता है, अगर तुम उस रास्ते से ऊपर जाने की कोशिश करोगी तो तुम्हें बहुत मुश्किल होगी, इसलिए मेरे पास आओ, यहाँ से हम सीधे ऊपर जा सकें। जब बेकी उसके पास आने लगती है तो वो थोड़ा डर जाती है और कहती है कि यह जगह खतरनाक है। डैन हंसते हुए पूछता है, क्या तुमने इससे पहले कभी क्लाइंबिंग नहीं की? ये सुनकर बेकी हिम्मत जुटाती है और उसके पास पहुँच जाती है। डैन के पास पहुँचकर उसे डर नहीं लगा और तभी दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसी समय ऊपर से बेकी की बेस्ट फ्रेंड हंटर उन्हें देख लेती है और मजाक उड़ाते हुए कहती है, इतनी खतरनाक जगह पर भी तुम दोनों रोमांस कर रहे हो। बेकी हंसते हुए जवाब देती है, चलो मत, मैं दुआ करूंगी कि तुम्हें भी जल्द ही एक बॉयफ्रेंड मिल जाए। इसके बाद तीनों फिर से क्लाइंबिंग शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद जब डैन ऊपर चढ़ रहा होता है तभी वह जिस जगह हाथ रखता है वहाँ एक गिरगिट होता है। उसे देखकर उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिरने लगा है। किस्मत अच्छी होती है कि उसकी रस्सी एक जगह अटक जाती है और उसकी जान बच जाती है, लेकिन कब तक ये किसी को नहीं पता। डैन की हालत देखकर बेकी और हंटर उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी अचानक डैन की रस्सी पत्थर से छूट जाती है और वह करीब 1000 फीट नीचे गिर जाता है। उसी पल डैन की मौत हो जाती है। डैन की मौत को 1 साल बीत जाता है, लेकिन बेकी उसे भुला नहीं पाती। एक दिन जब वह बाहर से घर लौट रही होती है तब उसकी मुलाकात अपने पिता से होती है। उसके पिता उसे समझाते हैं, जो हो गया उसे भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। ये सुनकर बेकी टूट जाती है और कहती है, मैं डैन को कैसे भूल जाऊँ, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचकर बेकी डैन की पुरानी ऑडियो सुनती है और शराब पीते हुए सफेद रंग की गोलियां खाने लगती है। अगर आपको पता है कि वो सफेद चीज क्या थी तो कमेंट में जरूर बताना। कुछ देर बाद घर की डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलने पर सामने हंटर खड़ी होती है। वह बताती है कि बेकी के पिता ने उसे भेजा है ताकि वह बेकी की मदद कर सके और उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। हंटर बताती है कि वह अमेरिका के चौथे सबसे ऊंचे टावर पर क्लाइंबिंग करने जा रही है। वह बेकी से कहती है, तुम भी मेरे साथ चलो, वहाँ से तुम डैन की अस्थियां हवा में बिखेर सकती हो। पहले तो बेकी मना कर देती है, लेकिन अगली सुबह जब उसकी नजर डैन की अस्थियों पर पड़ती है तो वह अपना फैसला बदल देती है और हंटर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों सुबह सुबह कार लेकर निकल पड़ते हैं। लंबा सफर तय करने के बाद रात हो जाती है और वे एक होटल में रुकते हैं। वहाँ हंटर एक महिला से फोन चार्ज करने के लिए कहती है, लेकिन महिला पैसे मांगती है। तब हंटर उससे टावर का रास्ता पूछती है। महिला दूर दिख रही एक छोटी सी रोशनी की तरफ इशारा करते हुए बताती है, वही टावर है। अगली सुबह दोनों उस टावर की ओर निकल जाते हैं। रास्ता सुनसान और डरावना होता है। वहाँ पहुँचकर वे देखते हैं कि गेट पर ताला लगा हुआ है और आसपास कोई इंसान नहीं है। तभी उनकी नजर एक मरे हुए जानवर पर पड़ती है जिसे 2 खतरनाक पक्षी नोच नोच कर खा रहे होते हैं। ये डरावना मंजर देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ न पानी है और न ही मदद मिलने की कोई उम्मीद। आखिरकार वे टावर के पास पहुँचे हैं और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह कभी भी गिर सकता है। दोनों अपनी सुरक्षा के लिए एक ही रस्सी से खुद को बांध लेते हैं ताकि अगर उनमें से कोई फिसल जाए तो दूसरा उसे बचा सके। इसके बाद वे टावर पर चढ़ना शुरू करते हैं। टावर की सीढ़ियाँ पुरानी और कमजोर थी जो हर कदम पर कांप रही थी। ऊपर जाते समय नीचे झांकना ही डर पैदा कर रहा था। चढ़ते चढ़ते बेकी को डर लगने लगा है। तब हंटर उसे सलाह देती है, नीचे मत देखो, सिर्फ ऊपर की तरफ ध्यान रखो। बेकी हिम्मत जुटाती है और दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ देर बाद जब वे सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं तभी जंग लग चुकी एक सीढ़ी अचानक टूट जाती है। पल भर के लिए दोनों की जान अटक जाती है, लेकिन किसी तरह संतुलन संभाल कर फिर से चढ़ना जारी रहे। अब वे समझ चुके थे कि यह टावर चढ़ना कितना खतरनाक है। यह टावर लगभग 2000 फीट ऊंचा था और हर कदम मौत की ओर करीब ले जा रहा था। काफी देर चढ़ने के बाद दोनों थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और पानी पीते हैं। तभी हंटर नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, देखो कल रात हम जिस होटल में रुके थे वह यहाँ से कितना छोटा दिखाई दे रहा है, जैसे कोई खिलौना हो। थोड़ा आराम करने के बाद वे फिर से चढ़ना शुरू कर देते हैं। उनका लक्ष्य था टावर की बिल्कुल छोटी तक पहुँचना। बेकी के मन में डर था, लेकिन वह जानती थी कि शायद ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे कठिन और यादगार सफर बनने वाला है। कुछ समय बाद हंटर बताती है कि वे लगभग 1800 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बाकी था। हंटर कहती है, बस 200 फीट और फिर हम टॉपर होंगे। ये सुनकर बेकी भी हिम्मत जुटाती है और आखिरी हिस्से की चढ़ाई शुरू कर देती है। इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी वह हंटर का साथ नहीं छोड़ती और दोनों धीरे धीरे टावर की छोटी की ओर बढ़ने लगे हैं। आखिरकार दोनों 2000 फीट ऊंचे टावर की छोटी पर पहुंच जाते हैं। ऊपर पहुंचते ही हंटर वीडियो बनाना शुरू कर देती है और कैमरे में कहती है, देखो हम अमेरिका के सबसे ऊंचे टावरों में से एक की छोटी पर खड़े हैं। लेकिन समस्या ये थी कि वहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। रोमांच का पूरा मजा लेने के लिए वे ड्रोन उड़ाकर चारों तरफ देखने लगे हैं। दूर दूर तक न कोई घर दिखाई देता है और न ही कोई इंसान, सिर्फ सुनसान रेगिस्तान। इसके बाद हंटर एक खतरनाक स्टंट करने लगी है। वह बेकी से कहती है कि जब भी वह डरती है ऐसे स्टंट करने से उसे हिम्मत मिलती है। पहले तो बेकी मना कर देती है, लेकिन अपने डर को हराने के लिए वह भी स्टंट करने के लिए तैयार
हो जाती है। हंटर उसकी मदद करती है और उसकी फोटो खींचती है ताकि वह अपने पिता को दिखा सके कि अब वह डरती नहीं है। इसके बाद बेकी डैन की अस्थियाम टावर की ऊंचाई से हवा में बिखेर देती है। दोनों अपना सामान पैक करते हैं और नीचे उतरने की तैयारी करते हैं। बेकी अपना बैग लगभग 200 फीट नीचे लगे टावर के एंटीना पर रख देती है। सबसे पहले बेकी नीचे उतरना शुरू करती है। वह हंटर के साथ रस्सी से बंधी होती है। नीचे उतरते समय सीढ़ियाँ अजीब तरीके से हिलने लगी हैं और अचानक कुछ ही पलों में पूरी सीढ़ी टूटकर नीचे गिर जाती है। बेकी भी गिरने लगती है, लेकिन किस्मत से वह रस्सी से बंधी होने की वजह से बच जाती है। हंटर पूरी ताकत लगाकर उसे वापस ऊपर खींच लेती है, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि नीचे उतरने का एकमात्र रास्ता खत्म हो चुका है। अब वे 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस चुके थे। हंटर कहती है अगर कोई हमें देख ले और पुलिस को कॉल कर दे तो शायद हम बच सके हैं, लेकिन समस्या यह थी कि उनके फोन में नेटवर्क नहीं था और नीचे से कोई उन्हें देख भी नहीं सकता था। तभी हंटर को याद आता है कि जब वह 1800 फीट पर थी तब उसके फोन में नेटवर्क था। वह अपना इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाती है जिस पर अब तक 1 लाख लाइक्स आ चुके थे। इसका मतलब साफ था, नेटवर्क उनसे सिर्फ 200 फीट नीचे मौजूद था। वे मदद मांगते हुए पोस्ट लेते हैं और फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटका देते हैं, उम्मीद करते हुए कि जैसे ही नेटवर्क आएगा पोस्ट अपलोड हो जाएगी और मदद पहुंच जाएगी। वे इंतजार करते हैं लेकिन कोई आवाज नहीं आती। हंटर और नीचे जाने की कोशिश करती है, खुद को रस्सी से लटकाकर। वो बहुत नीचे तक पहुंचती है लेकिन फिर भी नेटवर्क नहीं आता। अचानक उसका हाथ फिसल जाता है और वह गिरते गिरते बचती है। किसी तरह वह वापस ऊपर आ जाती है। अब दोनों पूरी तरह घबरा चुके थे। तभी बेकी एक आइडिया देती है। 2000 फीट पर नेटवर्क नहीं है लेकिन जमीन पर तो जरूर होगा, इसलिए वे फोन को अच्छी तरह बांधकर नीचे गिरा देते हैं ताकि जमीन पर पहुंचते ही मैसेज पोस्ट हो जाए। फोन नीचे गिरता है और उन्हें नीचे एक आदमी दिखाई देता है। दोनों जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाते हैं लेकिन वह आदमी फोन पर बात करने में व्यस्त होता है और उनकी आवाज नहीं सुन पाता। बेकी अपना जूता निकालकर उसकी तरफ फेंकती है लेकिन वह आदमी तक नहीं पहुंचा। दूसरा जूता भी फेंकती है जो पास की स्टील पर जाकर लगता है। आदमी पीछे मुड़कर देखता तो है लेकिन उन्हें इतनी ऊंचाई पर नहीं देख पाता और वहाँ से चला जाता है। घबराहट में बेकी फ्लेयर गन निकालकर चलाने लगती है लेकिन हंटर उसे रोक देती है और कहती है अभी नहीं, पहले अंधेरा होने दो, तभी इसकी रोशनी दूर तक दिखाई देगी। उनके पास सिर्फ कुछ ही शॉट्स बचे थे। रात होने पर दोनों थककर वहीं सो जाते हैं। अचानक नींद में हंटर नीचे गिरने लगती है लेकिन बेकी समय रहते उसे पकड़ लेती है। इसके बाद दोनों दूरबीन से नीचे देखने लगे हैं और जो वे देखते हैं उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। नीचे अचानक एक वैन दिखाई देती है जिसमें 2 आदमी मौजूद होते हैं। उन्हें देखकर बेकी और हंटर तुरंत फ्लेयर गन से फायर करते हैं। आसमान में उठती रोशनी देखकर वैन में बैठा एक आदमी ऊपर की तरफ देखने लगा है और आखिरकार उसे टावर की छोटी पर फंसी बेकी और हंटर दिखाई दे जाती हैं। दोनों अपनी फोन की फ्लैशलाइट भी जलाकर संकेत देने लगी। पहली बार उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, शायद अब कोई उन्हें बचाने वाला है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। जब वे दोनों आदमी टावर के पास पहुंचते हैं तो उनकी नजर बेकी की कार पर पड़ती है। मदद करने की बजाय वे कार चुराकर वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर बेकी और हंटर पूरी तरह टूट जाती है। उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। दोनों जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती रहती हैं, लेकिन अब सुनने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद बेकी अपने फोन में डैन की पुरानी तस्वीरें और शादी की वीडियो देखने लगती है। यादों में खोई हुई बेकी अचानक एक फोटो नोटिस करती है जिसमें हंटर की नजर सिर्फ डैन पर टिकी हुई होती है, जैसे वह उसे पसंद करती हो। बेकी धीरे से हंटर से पूछती है, क्या तुम डैन को पसंद करती थी? कुछ पल की खामोशी के बाद हंटर सच बता देती है, हाँ मैं डैन को पसंद करती थी और डैन भी मुझे पसंद करता था। ये सुनकर बेकी का दिल टूट जाता है। वह कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम दोनों से प्यार करती थी। अगर तुम बता देती तो मैं कभी भी तुम दोनों के बीच नहीं आती। हंटर भावुक होकर जवाब देती है, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। उस खामोश ऊंचाई पर मौत के डर के बीच दोनों के बीच छुपा हुआ सच आखिर सामने आ चुका था। सुबह होते ही अचानक बेकी अपने फोन का बैग उठाती है और हंटर से कहती है कि जब तुमने फोन फेंका था तब मैंने अपने फोन में अलार्म सेट कर दिया था। तभी उन्हें पता चलता है कि वे यहाँ फंसे हुए पूरे 1 दिन हो चुके हैं। बेकी का दिल डर और चिंता से धड़क रहा है। हंटर कहता है, हम पिछले 1 दिन से कुछ भी नहीं खाए हैं, अब हमें खाना चाहिए। उनका बैग टावर के नीचे फंसा हुआ था और वहाँ जाने का रास्ता बहुत छोटा और खतरनाक था। हंटर की आंखों में डर और दृढ़ निश्चय दोनों झलक रहे थे। हंटर बेकी से कहता है, मैं नीचे जाऊंगा और हम दोनों के लिए खाना और पानी लेकर आता हूँ। फिर हंटर रस्सी को अच्छी तरह बांधकर नीचे उतरने लगा है। बेकी उसकी तरफ बेचैनी और डर भरी निगाहों से देखती है। जब वह बैग के पास पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि रस्सी छोटी पड़ रही है। हंटर की सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। वह बेकी से कहता है, मैं रस्सी को खुद से अलग करके बैग तक जाऊंगा, फिर तुम मुझे ऊपर खींच लेना। ये कहकर हंटर रस्सी खोल देता है और किसी तरह बैग तक पहुंच जाता है। बैग लेकर जब वह वापस ऊपर आने लगा है तब बेकी उसकी मदद करती है, लेकिन जैसे ही हंटर ऊपर पहुंचता है वह टूटे हुए सपोर्ट को पकड़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। बेकी का दिल रुक सा जाता है और वह चीखती है। बेकी जब नीचे देखती है तो हंटर जिंदा दिखाई देता है, लेकिन उसका हाथ जख्मी था। हंटर कहता है कि उसे ऊपर खींचने में बेकी की मदद चाहिए। बेकी डर और चिंता को दरकिनार कर उसे ऊपर खींच लेती है। ऊपर आने के बाद हंटर बताता है कि बैग में ड्रोन और पानी है। बेकी उसे पानी पिलाती है और ड्रोन पर मदद का संदेश लिखकर
कर उसे उड़ा देती है। लेकिन टावर से थोड़ी दूर जाते ही ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है और बेकी उसे वापस बुला लेती है। उसकी आंखों में निराशा और डर दोनों झलकते हैं। इस तरह टावर पर उन्हें 2 दिन हो जाते हैं बिना कुछ खाए। बेकी का शरीर थक चुका था और मन घबराया हुआ। रात को जब बेकी सो रही होती है तब वह देखती है कि हंटर कहीं भी नहीं है और कुछ देर बाद उसकी लाश नीचे पड़ी होती है। बेकी चीखती है और डर के मारे कांपती है। तब पता चलता है कि यह सिर्फ एक सपना था। सुबह हंटर एक आइडिया देता है। वह कहता है कि टावर की ऊपरी लाइट को खोलकर ड्रोन को वहाँ चार्ज किया जा सकता है। बेकी 2 दिन से भूखी होने के बावजूद मुश्किल से ऊपर चढ़ने लगी है। उसके कदम थके हुए थे लेकिन उम्मीद और हिम्मत उसे आगे बढ़ाती है। बहुत तकलीफों के बाद वह लाइट तक पहुंचकर ड्रोन चार्जर फिट कर देती है और ड्रोन चार्ज होने लगा है। लगभग 2 घंटे बाद भी ड्रोन आधा ही चार्ज होता है। बेकी का धैर्य और चिंता दोनों चरम पर है। तभी एक पक्षी आकर बेकी पर हमला कर देता है। बेकी मुश्किल से उसे भगाती है और ड्रोन को फुल चार्ज कर लेती है। उसके मन में डर था लेकिन गुस्सा और हिम्मत उसे जीत दिलाते हैं। फिर वह ड्रोन में मदद का संदेश डालकर उसे दूर एक होटल की तरफ भेजती है ताकि कोई उनका मैसेज पढ़कर उन्हें बचाने आ सके। लेकिन होटल के पास पहुंचते ही एक ट्रक ड्रोन को कुचल देता है। बेकी टूट जाती है और दुआ करने लगती है। जब बेकी हंटर से पूछती है अब हम कैसे बचेंगे, तब हंटर उसे शांत करता है और कहता है कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करना होगा। फिर हंटर सच बताता है। जब वह बैग लेने नीचे गया था तब वह गिरकर मर चुका था। मतलब जिस हंटर से बेकी बात कर रही थी वह उसकी कल्पना थी। बेकी जब नीचे देखती है तब असली हंटर की लाश दिखाई देती है। हंटर की याद जाने से पहले उसकी आवाज बेकी से कहती है तुम्हें जिंदा रहना होगा मेरे लिए और अपने पापा के लिए। अब बेकी अकेली रह जाती है। एक पक्षी फिर आता है और उसके जख्म को नोचने लगता है। बेकी गुस्से में उस पक्षी को पकड़कर मार देती है। फिर वह रस्सी से लटक कर हंटर की लाश तक पहुंचती है और उसकी पीठ पर बड़ा जख्म देखती है। बेकी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपने फोन से अपने पापा को हेल्प मैसेज भेजती है और फोन को हंटर के जूते के अंदर रख देती है ताकि गिरने पर फोन न टूटे। फिर वह हंटर की लाश को टावर से नीचे गिरा देती है। सीन चेंज। बेकी का पापा टावर के पास पुलिस के साथ पहुंच चुका होता है। जब वह हंटर की लाश देखता है तो उसे लगता है बेकी भी मर चुकी है। लेकिन तब पीछे से बेकी की आवाज आती है। वह अपने पापा को गले लगाकर रो पड़ती है और कहती है मैं हंटर को नहीं बचा पाई। उसका पापा उसे संभालते हुए कहता है कोई बात नहीं, हंटर ने तुम्हारी जान बचाई। और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस मूवी की ओरिजिनल स्क्रिप्ट और मूवी का नाम जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं जरूर बताऊंगा।